एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्या है, ये स्टीरियो अरेंजमेंट ही है आपका। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो लोग देते हैं, जैसे हेलो एल्केन का ही उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। जनरली आप सेपरेट टॉपिक कह सकते हो, कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 11th में या 10th में आपने आइसोमर पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत नाम सुना होगा। आइसोमेरिज्म का मतलब होता था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर उनका अलग हो जाएगा। उसको हम बोलते थे, प्रोसेस को हम बोलते थे आइसोमेरिज्म। कई तरीके का होता है, रिंग आइसोमर, चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमर। पढ़ाया गया होगा, याद होगा, मैं खुद पढ़ाया हूँ। मैं टोटोमेरिन पढ़ाया था, चेन आइसोमर पढ़ाया था, रिंग आइसोमर पढ़ाया था। तो बस इसी में से एक आपका है ऑप्टिकल आइसोमेरिन। जो हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं उनके लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिन पढ़ना है आपको। अच्छा, होता क्या है, पहली बात तो एज इट इज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इनका होगा, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ये खाली डिफर कर देते हैं लाइट के ऊपर। लाइट को ये इसके सामने ही अपने आप को कैसा बिहेव करते हैं उसके पे। आपके पास हेलो एल्केन है और आपने उसके ऊपर लाइट डाला, तो अब ये हेलो एल्केन लाइट के पर्सपेक्टिव में क्या आपको रिजल्ट दे रहे हैं वो उसके बेसिस पर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरा एक आएगा आपके कि आपका जो भी कंपाउंड है वो आपसे पूछा जाएगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। अभी बताना है पीपीएल क्या होता है। बेसिकली आपका जो सोर्स होता है, जैसे आपके घर बल्ब होगा, कोई भी लाइट है तो वो जो सोर्स होता है उससे जो लाइट चारों तरफ निकलती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। उस अनपोलराइज्ड लाइट को बेसिकली अगर आप निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं तो प्रिज्म की ये खास आदत होती है कि वो सभी डायरेक्शन की लाइट को टर्मिनेट कर देगा, सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट को वो आगे प्रोसीड करता है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को अगर आप निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में ही लाइट आगे पास करेगी और जो एक डायरेक्शन में पास करेगी उसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किधर घूम रही है, लेफ्ट घूम रही है, राइट घूम रही है, और इसको घुमाने का काम वही आपका हेलो एल्केन करेगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट हेलो एल्केन के प्रेजेंस में अगर घूम गया, वेदर इट इज लेफ्ट और इट इज राइट, तो वो हेलो एल्केन कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर वो पीपीएल, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं घूमा किसी भी तरफ, एज इट इज वो रह गया वैसे ही, तो वो हेलो एल्केन कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा सवाल है आपके पास, जैसे आप पता कैसे करोगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो उसके लिए बेसिकली क्या है, आप सोर्स ले लो जहां से लाइट निकलेगा, उस सोर्स से बेसिकली आपका अनपोलराइज्ड लाइट निकलेगा। उस अनपोलराइज्ड लाइट को आप किसमें से पास कर दीजिए, निकोल प्रिज्म से पास कर दो। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा जो सोर्स होगा, उस सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो अनपोलराइज निकलेगी, तो वो हर डायरेक्शन में निकलेगी, वो आपका चारों डायरेक्शन में निकलेगा। और जब आप इस अनपोलराइज लाइट यूपीएल, इस अनपोलराइज लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म के अंदर से पास कर दोगे तो प्रिज्म क्या करता है, इसको एक डायरेक्शन में ही आगे प्रोसीड करता है, बाकियों को रोक देता है। तो एक डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन को हम होल्ड कर ले रहे हैं, ये रहा आपका ये। इस समय ये जो लाइट बहती है, इसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक, अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेसिकली आपका एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं पोलरीमीटर। तो इस पोलरीमीटर में आप अपना हेलो एल्केन फिल कर दीजिए। जिस कंपाउंड को पता करना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, उस कंपाउंड को लेकर आओ और इस पोलरीमीटर के अंदर आप उसको फिल कर दो। जैसे ही आप इसको पोलरीमीटर के अंदर फिल किया, पूरा कंपाउंड भर गया, और इस पीपीएल को उसी पोलरीमीटर के अंदर से पास कर दो। अगर पोलरीमीटर के अंदर के जाने के बाद अगर ये लाइट बेंड कर गई, जैसे स्टार्टर ये था, इसके अंदर से आपने पास किया, अब अगर पास करने के बाद देखो, ओरिजिनल तो इसका यही था कि ऐसे सीधा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा सा इस साइड बेंड कर गया। तो ये किस साइड बेंड कर गया, थोड़ा सा सीधे से किस साइड घूम गया, थोड़ा सा लेफ्ट। तो अगर आपका पीपीएल अगर लेफ्ट साइड घूम गया तो उसको बोलते हैं हम लीवो, एल से लीवो और एल से लेफ्ट, तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। एक कंडीशन ये हो सकती है,
दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका पीपीएल किधर घूम जाए, राइट साइड घूम जाए। तो अगर आपका प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड घूम गया तो उस समय जो लाइट को बोलोगे वो आप बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि वो राइट साइड घूम गया। और एज इट इज अगर आपका लाइट किसी पीपीएल आपका किसी भी तरफ नहीं घूमा और एज इट इज रह गया तो वो जनरली कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर कंपाउंड लेफ्ट हुआ या राइट हुआ, दोनों ही कंडीशंस में आपका जो भी कंपाउंड आपने उसमें डाला होगा वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर आपका पीपीएल किसी भी तरफ बेंड नहीं किया तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, ये ओरिजिन से कितना एंगल जा रहा है, दैट इज थीटा। ये थीटा एक्चुअल डिसाइड करता है। थीटा जितना ज्यादा होगा उसका लीवो रोटेटरी उतना ही ज्यादा माना जाता है, और जितना ज्यादा थीटा होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि जितना ये लाइट बेंड करती हुई जाएगी, जितना ये बेंड करती जाएगी तो खुद से बेंड नहीं करेगी, उसको यही हेलो एल्केन इसमें बेंड करेगा। तो जितना ये एंगल बढ़ता जाएगा और ये बेंड होता जाएगा, ये कंपाउंड उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होता जाएगा, दोनों के केसेस में। समझ आ गई? ठीक। अब एक सवाल ये है कि पेपर में जब कंपाउंड आपको देगा वो कि ये पेपर में बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो आप पेपर में इतना सब सामान लेके तो बैठेंगे नहीं, आपको कोई और तरीका चाहिए, शॉर्ट हैंड में तरीका चाहिए जिससे आप बिना एक्सपेरिमेंट किए बता ले। तो इनमें से सबसे पहला तरीका होता है इनैंशियोमर। आप इनैंशियोमर पकड़ लीजिए, ठीक है, इनैंशियोमर आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या कंपाउंड नहीं है। इनैंशियोमर क्या होता है, कल बताया था। अगर आप किसी भी कंपाउंड का मिरर इमेज बना रहे हैं और वो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, तो ऐसे मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को ही हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। तो जो कंपाउंड आपके सामने है, जिस भी कंपाउंड को ये पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, उसी कंपाउंड का आप पहले क्या बना लीजिए, मिरर इमेज। और मिरर इमेज बनाने के बाद आप एक बार उस पे एक बार कोइंसाइड करके चेक कर लो। अगर कोइंसाइड कर गया तो फिर क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है वो, तो ऑप्टिकली वो एक्टिव होगा। तो सबसे पहला तरीका है कि आप इनैंशियोमर पता कर लीजिए। ठीक, इनैंशियोमर पता करने से आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे आपके सामने मान लो कंपाउंड दे दिया, मान लो आपके सामने कंपाउंड दे दिया HOH, COH, ये क्या CH3। आपसे ये कह रहा, अच्छा इसका IUPAC नाम बताओ पहले, पता नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3। OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी है ये, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोप 1 ओइक एसिड। कौन सा साइलेंट रखो अपना। तो ये हो गया आपका, इसका बनाइए आप मिरर इमेज। अब मिरर इमेज बनाने का क्या है, जो भी मिरर से पास होता है वही पूरा दूर होता है। तो मिरर से हाइड्रोजन पास है, इसको हाइड्रोजन ही पास बनेगा, ये बन गया C। फिर इस C से अटैच है आपका CH3, ऊपर है आपका COOH और नीचे है आपका OH। अब आपको कुछ नहीं करना, आप बस अपना कंपाउंड ऐसे उठाइए, इसको ऐसे और ले जाके ऐसे इस पे रख दीजिए। तो H के ऊपर कौन कॉन्साइड करेगा, CH3। और CH3 के ऊपर कौन जाएगा, इसका मतलब ये कॉन्साइड नहीं कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर इनैंशियोमर है वो, अगर वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर कर गए सुपर इम्पोज तो वो क्या, उसमें क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इनमें से कोई एक, जो कल आपने किया था, इनमें से कोई एक आपका बन जाएगा D फॉर्म और इसमें से कोई एक बन जाएगा आपका L फॉर्म। एक बन जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक बन जाएगा लीवो रोटेटरी। उसके बाद
इनमें से एक बन जाएगा इन्वर्जन और इनमें से कोई एक बन जाएगा आपका रिटेंशन, ठीक है। अब क्योंकि दोनों बन गया तो ये हो जाएगा आपका रेसमिक मिक्सचर और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली आप ऐसे ही पता करोगे, एनैंशियोमर अगर आपको पता चल गया तो वहां से आप बता सकते हो कि आपका कंपाउंड जो है वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। कोई भी हैलो एल्केन है वो आपसे बेसिकली यही पूछेंगे, ठीक है। पहला तरीका हो गया ये पता करने का कि आप इनैंशियोमर निकाल लीजिए, इनैंशियोमर पता कर लीजिए, बिना आपको कोई प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप कायरल सेंटर खोज लीजिए, अपने कंपाउंड में कायरल सेंटर खोज लीजिए। अब कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर का मतलब होता है जिस पर भी आपने उंगली रखा, जिस कार्बन पर आपने उंगली रख दिया एक बार, अब वो कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर चारों हाथ में उसके अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वो कहलाएगा कायरल कार्बन या वो कहलाएगा कायरल सेंटर। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक कार्बन है और उसके 4 हाथ हैं और चारों हाथ में एक में H है, एक में CH3 है, एक में फ्लोरीन बैठा है और एक में आपका COOH बैठा है, मैं कहूं कि इसका आप मिरर इमेज बनाओ, तो आपने इसका मिरर इमेज बनाया, एज इट इज CH3 पास है तो CH3 पहले बन गया, फिर C, उससे अटैच आपका COOH, उससे हो गया अटैच आपका H और उससे अटैच हो गया आपका F। एज इट इज उठाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे तो कौन साइड नहीं करेगा। तो एक बात याद रखना, अगर आपके कंपाउंड में एक ही कार्बन दिया है तो बिना ये झंझट किए, बिना मिरर इमेज बनाए तुरंत कह देना कि वो कंपाउंड क्या है ऑप्टिकली, बस वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। अगर एक कार्बन ही प्रेजेंट है और उसके चारों हाथ अलग अलग है, जैसे इसमें एक कार्बन है, जैसे कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको अगर आप छोड़ दोगे तो ये एक कार्बन हो गया, उसके 4 हाथ हैं, चारों हाथ में अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ गए, ठीक। ये सिर्फ एक कार्बन की है। अगर एक से ज्यादा कार्बन हुए, 2 कार्बन हुए, 3 कार्बन हुए तो कंपलसरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आपको बना के, इमेज बना के आपको चेक करनी पड़ेगी। इमेज बनाइए, इमेज बनाने के बाद फिर कोइंसाइड कराइए। अगर नहीं करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर कर गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये दूसरा है जिससे आप बिना कुछ तामझाम किए सिर्फ आप पता कर सकते हैं कायरल सेंटर पता करके, ठीक। तो ये ध्यान है, एक कार्बन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कार्बन से अगर ज्यादा होता है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा, आप कार्बन के 4 बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन, इस वाले कार्बन के पास टोटल 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी चेक कर लेना। अगर sp3 होता तो ये भी एक रास्ता होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो भी कायरल सेंटर है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ठीक है। सर अगर मान लीजिए 2-3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो भी तो कायरल सेंटर एक ही बनेगा। तो जैसे क्वेश्चन बना देता हूँ, 2 कार्बन का 3 कार्बन का, 3 कार्बन, C ग्रुप अपने हिसाब से बैठाओगे, अपने हिसाब से बैठा लीजिए। चलो यहाँ बैठा लिया हाइड्रोजन, यहाँ बैठा लिया फ्लोरीन और यहाँ बैठा लिया OH। बाकी यहाँ एज इट इज हाइड्रोजन और यहाँ बैठा लिया हाइड्रोजन। हो गया 3 कार्बन। अब आपके पास 3 कार्बन है। अब आप जरा चेक करो, ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसके 3 हाथ एक जैसे हैं। ये वाला भी आपका कायरल नहीं है क्योंकि इसके 2 हाथ एक जैसे हैं। ये वाला कार्बन है जिसमें कायरल है क्योंकि इधर एक कार्बन पर हाइड्रोजन है, एक कार्बन पर फ्लोरीन है, एक कार्बन पर OH है और एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब इसमें एक ही कायरल सेंटर है। अब कायरल सेंटर के होने से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, वो तब होता है जब आपके पास कार्बन सिर्फ एक हो और चारों अलग हो। एक कायरल सेंटर, एक कार्बन और वही कायरल सेंटर है, तब तो तुरंत आप बोल दीजिए। लेकिन इसमें आपने चेक कर लिया कि भाई ये कायरल सेंटर नहीं, ये कायरल सेंटर नहीं, ये कायरल सेंटर है, लेकिन है तो आप बोल नहीं देंगे तुरंत ये ऑप्टिकली। इसका बनाइए आप इमेज बनाइए यहाँ पे। अगर इमेज कोइंसाइड नहीं कर रही है तब आप कहेंगे। अब इसका इमेज बनाओगे तो जो पास है वो पास ही बनेगा। तो फ्लोरीन ऐसे बनेगा, C, फिर उससे C, उससे C, बाकी इधर आपका H
H H, इससे भी आपका H H, और ऊपर भी आपका H और नीचे आपका OH, यही बनेगा। अब आप पूरा का पूरा कंपाउंड उठाइए, ऐसे ऐसे उठाइए और ले जाके ऐसे रखिए, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन सा एटम जाएगा? फ्लोरीन। और यहाँ फ्लोरीन के ऊपर कौन कौन सा एटम जाएगा? हाइड्रोजन। बाकी ऊपर नीचे भी नहीं करेगा। नहीं हो तो कंपाउंड को ऐसे पूरा 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री घुमाओगे तब भी कॉन्सर्ट नहीं करेगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि जैसे घुमाओगे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? तो OH ऊपर चला जाएगा तो भी कॉन्सर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इनैंशियोमर। और अगर ये दोनों के इनैंशियोमर है तो आप तुरंत बोलिए कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ आया? तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा बना के आपको, लेकिन एक ही कार्बन है और वही एक कार्बन कायरल सेंटर भी है, तब आपको बनाने की झंझट नहीं लेनी है। आप सीधे बोलिए कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। यहां तक का था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है? हेल्प क्या क्या थी? 3 रिएक्शंस थी। पहला रिएक्शन विद मेटल, दूसरा एलिमिनेशन, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हैलो एल्केन 3 रिएक्शन देते हैं। हो गया इनका तीनों। इनके अंदर SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन विद मेटल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जितना था हैलो एल्केन का कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी पढ़ लेना, उतना उनका हो गया। अब सेकंड पोर्शन आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन। हैलो एरीन में भी 3 आपको पढ़ने हैं। रिएक्शन विद मेटल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, तो बेसिकली नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन। इसमें भी 3 ही पढ़ने हैं आपको। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा रिएक्शन विद मेटल, और तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक डिसबैलेंस हुआ है, 2 तो सेम है, एक चेंज हुआ है इसमें। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हटा है, उसकी जगह क्या है? अब हैलो एरीन में आपका बेंजीन इंटर कर जाता है और बेंजीन में एलिमिनेशन होता नहीं है, क्योंकि अगर आपने बेंजीन में एलिमिनेशन करवाया तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टी चली जाएगी। और बेंजीन ने साफ कहा है, आप जिसको रिएक्शन करना हो करो, जब करना हो करो, जैसे करना हो करो, लेकिन मेरी हर हाल में एरोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए। तो एलिमिनेशन के केस में वो चली जाएगी, इसीलिए ज्यादातर बेंजीन उसको नहीं उठाता है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव सबसे ज्यादा जो रिएक्शन देते हैं वो यही देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। सबसे ज्यादा वो यही देना पसंद करते हैं। वो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। और बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है। तो बेंजीन कैसा है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो रिच स्पीसीज को हमेशा माइनस को हमेशा क्या पसंद है? प्लस। तो इसीलिए वो प्यार ज्यादा किससे करता है? तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव सबसे ज्यादा जो रिएक्शन फेवर करते हैं वो कौन सा करते हैं? वो इलेक्ट्रोफिलिक करते ही, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही ज्यादा कर देते हैं। ठीक, अब आता है न्यूक्लियोफिलिक। पहला तो रीजन ही यही मिल गया। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेस। न्यूक्लियोफाइल खुद अपने आप में एक्सेस है, और जिसके पास आ रहे हो वो खुद एक्सेस में ही है। तो दोनों एक्सेस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहला रीजन ये याद कर लो कि हैलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। तो क्यों नहीं देता है उसके भी एनसीईआरटी ने टोटल 4 से 5 रीजन एक्सप्लेन किए हैं, और एक मैंने कल लास्ट में एक्सप्लेन करके मैं गया था कि अगर आप हैलो एरीन लेते हैं और उस हैलो एरीन पर आप हैलोजन बैठाते हैं, हैलोजन इन द सेंस, चलो आप ले लो क्लोरीन आपने बैठा दिया, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7, एक बॉन्डिंग में चला गया तो टोटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन बचे वो बचे 3 लोन पेयर। अब ये क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू ये लोन पेयर उतर जाएगा यहाँ पे, जैसे ही उतरेगा तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सीरियल, और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए पार्शियल क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से ये बॉन्ड पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया, तो ये टूटेगा ही नहीं। और जब तक ये टूट के ये वाला लीविंग ग्रुप यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक दूसरा न्यूक्लियोफाइल कैसे बैठेगा यहाँ? तो यही रीजन है कि हैलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता, क्योंकि लोन पेयर के डोनेट होने से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड और मजबूत हो जाता है और बॉन्ड नहीं टूटता है।
ये पहला रीजन है। समझ आया? तो पूछा कि न्यूक्लियोफिलिक या हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है, तो पहला रीजन ये है कि आपको ये बताना है कि पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से। ठीक, ये हो गया आपका पहला रीजन। ठीक है, दूसरा आप चेक करो इनका कि दूसरा रीजन क्या है। आप जरा हेलो एरीन का वो चेक करिए। अच्छा, यहां पे आपका कार्बन बैठा होगा, इस कार्बन का जरा वो गिनो तो, सिग्मा गिनो जरा, 1 2 3। तो हेलो एरीन का जो कार्बन होता है वो 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा का मतलब sp2 है। ये स्टार्टर में चैप्टर शुरू होता बताए थे। आप जरा हेलो एल्केन पकड़ो कोई, तो हेलो एल्केन के लिए आप पकड़ लो CH3Cl, यही पकड़ लो। तो कार्बन के H3 का मतलब 3 सिग्मा और एक क्लोरीन का, तो टोटल यहाँ पे जो कार्बन है वो कै सिग्मा पे है, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आप जरा यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालो। यहाँ पे 3 p है और 1 s है, तो आपको अगर डिवाइड करना हो तो यहाँ जो s का कैरेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 25% आएगा। और यहाँ अगर आप निकालोगे तो s का कितना परसेंट आ जाएगा, लगभग 33% आ जाएगा। तो जिसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि s किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। तो जो न्यूक्लियस के पास जो जिसके पास रहता है वैसी ही संगति उसमें, उसके अंदर वैसी क्वालिटीज आने लगती है ना धीरे धीरे। आप अच्छे के साथ रहोगे तो आप अच्छा वाला बिहेव करोगे, आप बुरे के साथ रहोगे तो आपके अंदर बुरी वाली क्वालिटीज आएंगी। तो जैसा आप रहोगे इनके साथ वैसा ही, क्योंकि s ऑर्बिटल आपका न्यूक्लियस के साथ रहता है, और न्यूक्लियस क्योंकि खींचता है तो इसीलिए वो s के अंदर भी खींचने वाली शक्ति रहती है। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s की ज्यादा है। आप बताओ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा कि फ्री कर देगा? अब होल्ड रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही होल्ड करके रखा है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने ही नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ से डिसबैलेंस नहीं होगा, टूटेगा नहीं जब तक यहाँ से, तब तक यहाँ बॉन्ड टूटेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होगा तो ये हटेगा नहीं। ज्यादा अच्छे से पकड़ होने की वजह से ये बॉन्ड टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि हेलो एरीन का कार्बन कैसा हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, और होल्ड होने की वजह से वहां का बॉन्ड टूटता नहीं है, जबकि यहाँ का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, यहाँ होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी क्या है, कम है। छोटे बच्चों से अब आप एक ले लो छोटा बच्चा और एक ले लो खुद, दोनों लोकर में 1-1 रुपए सिक्का डाल दो, अगर जो निकालो तो आप छोटे बच्चों को खोल दोगे तुरंत, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, कम। आपकी मजबूत है भाई, तो आप नहीं खोल दोगे। ठीक, समझ आ गया? ये था आपका दूसरा रीजन कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना बॉन्ड को होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और बॉन्ड टूटेगा नहीं। और जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये वाला लिविंग ग्रुप निकलेगा नहीं, तब तक कोई दूसरा लिविंग ग्रुप आके वहां बैठेगा नहीं। तो इसीलिए हेलो एरीन नहीं देता। ठीक, तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेंजीन अपने आप में खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और न्यूक्लियोफाइल भी अपने आप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज वाले थोड़ी ना आपस में रिएक्शन करेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के सामने आते ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं, रिपेल कर लेते हैं कि मैं तुमसे नहीं करूंगा, मैं भी तुमसे नहीं करूंगा। तो ये एक तीसरा रीजन है कि जिनकी वजह से ये नहीं करते हैं। दूसरा, इन केस अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम अगर मान भी लें कि सुनो, अगर हम ये मान ले थोड़ी देर के लिए कि क्लोरीन ने यहाँ का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, मान लिया कि थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो जैसे ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, तो बेंजीन के अंदर खुद 3 लोग हैं जो उस पॉजिटिव को तुरंत किसमें चेंज कर देंगे, मतलब उसके प्लस को गायब कर देंगे ना तुरंत, क्योंकि वो थोड़ी देख रहा है कि भाई का बेंजीन का कार्बन है क्या, वो उसको है कि प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन टूट के तुरंत उसको, और जैसे ही इन तीनों में से एक भी बॉन्ड टूटा उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी। तो ये वैसे ही स्टेबल नहीं है, और बेंजीन कभी नहीं चाहेगा, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक रीजन तो ये हो गया आपका। ठीक, समझ आया? एनसीईआरटी ने ये 4 रीजन एक्सप्लेन किए हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन क्यों नहीं देता है, और बोर्ड में पूछा भी है, कल बताए थे, दिखाए थे कि व्हाई क्लोरोबेंजीन रेजिस्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही 4 रीजन आप पूरा एक्सप्लेन करके आएंगे कि पहला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा
है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और फेनिल कैटायन जो भी बनता है यहाँ वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। समझ आया? तो ये था आपका पहला जो नहीं देता। समझ आ गया? चलो अभी दूसरा है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन में रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, उसके अंदर आपका है सेकेंड हेडिंग हो गई आपकी रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, तो इस बार आपका हेलोएरीन मेटल के साथ करेगा। पिछली बार क्या हुआ था? हेलो एल्केन मेटल के साथ। तो RX जब मेटल के साथ किया था, Mg के साथ किया था, तो RMgX बना था आपका, क्या बना था? ग्रिग्नार्ड एजेंट बना था। और वुड्स रिएक्शन भी किए थे आप, 2 किए थे उसमें आप। अब ऐसे ही इस बार हेलोएरीन जो है वो आपका मेटल के साथ करेगा। तो आप ले लो हेलोएरीन, ले लो X, और ये ले लो आप बेंजीन। तो जैसे आपने वुड्स में किया है एज इट इज डिट्टो सेम वही चीजें रहेंगी, प्लस इसमें भी आपको 2 Na लेना है, और फिर इसमें एज इट इज सेम आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ इसका भी लेना है। बस एक चीज याद रखिएगा, फिटिंग जब आएगा ना फिटिंग, तो फिटिंग के केस में आपका जो R रहेगा वो R कौन सा वाला होना चाहिए? ये एरोमेटिक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जब वुड्स आएगा तो वुड्स के केस में वो R आपका क्या हो जाएगा? एलिफेटिक, क्योंकि जनरल जो रिएक्शन है वो यही RX ही होती है। अगर आप फिटिक करोगे तो R एरोमेटिक होना चाहिए, बेंजीन उठा लेना, और अगर आप वुड्स लेके जा रहे हो तो ये आपका एलिफेटिक उठा लेना। अब एज इट इज सेम सेम वही कुछ, पिछला वाला X दोनों में से बाहर निकाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको बाहर निकाल दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, जुड़ गया आपका, और प्लस आपका 2NaXC1। दोनों के दोनों ये फेनिल है, और क्योंकि 2 बने हैं इसीलिए इसका नाम डाइफेनिल, या इसको आप बोल सकते हो बाइफेनिल। हो गया, एक पहला हो गया। नेक्स्ट इसी में रिएक्शन विद मेटल में ये पहला हो गया, और ये दूसरा। अब दोनों का एक साथ ले लो, वुड्स कॉमा फिटिग। अब दोनों एक साथ उतरेंगे, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स के अब आपको एक चीज तो क्लियर है ना कि आपको हमेशा कितने मॉलिक्यूल लेने? 2। तो इसमें एक मॉलिक्यूल आप ले लो, कौन सा? एलिफेटिक। वुड्स के लिए एलिफेटिक जाएगा, तो RX प्लस 2Na प्लस, और फिटिक के लिए आपको हेलोएरीन लेना है, तो उसके लिए आप हेलोएरीन ले लो, हेलोएरीन ले लो। बस एज इट इज सेम, ड्राई ईथर, इसका X इसके Na इसके X के साथ बाहर हो जाएगा। अब बेंजीन पर फिर यहाँ कौन बैठ जाएगा? बेंजीन पर यहाँ कौन बैठ जाएगा? जो भी यहाँ, और बाकी एज इट इज 2NaX निकल जाएगा। समझ आया? बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों X क्या होना चाहिए? अगर यहाँ Cl बैठाए हो तो यहाँ भी आपका Cl, क्योंकि निकालना है ना, तो वहां जो निकलना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। समझ आ गया? तो ये बेंजीन का जो हेलोएरीन का दूसरा था खत्म हो गया, और तीसरा आता है अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वो होता है जिनको बेसिकली इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, तो अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी को। एक बात हमेशा याद रखना, जब ये ऐसा ये 2 वर्ड लिख के आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें ये क्लियर रखिएगा, आने वाला अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो जाने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल ही होना चाहिए। अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है और जा भी इलेक्ट्रोफाइल रहा है उसी की जगह पे, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आने वाला न्यूक्लियोफाइल है और जा भी न्यूक्लियोफाइल रहा है तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, एज इट इज आने वाला इलेक्ट्रोफाइल था, इस कंपाउंड के अंदर पहले से जो प्रेजेंट था उसको वो बाहर कर दिया और खुद जाके वहां बैठ गया। बेंजीन और उसका डेरिवेटिव सबसे ज्यादा जो कोई रिएक्शन देता है तो वो कौन सा देता है? यही देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पसंद होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज होना, और बेंजीन खुद अपने आप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो ज्यादा फेवर करता है वो। अब ये आपको 4 से 5 तरीके के रिएक्शन देंगे। ये पहला, अगर F+
Cl प्लस Br प्लस I प्लस, मतलब हैलोजन जाते हैं तो उसको बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। आप अभी तक देखे हैं फ्लोरीन पर प्लस, सॉरी माइनस, क्लोरीन पर माइनस, Br माइनस देख लो, अभी इसमें आप चेक करोगे इस पे प्लस आना। ठीक, सेकंड है अगर कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ये कहलाएगा नाइट्रेशन। थर्ड है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन। लास्ट है आपका फिडल क्राफ्ट, इसमें दो पार्ट है, पहला है अल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन। अल्काइलेशन आपका एज इट इज RCl, तो इसमें R जाएगा, एल्किल जाता है रिएक्शन करने, इसीलिए इसको अल्काइलेशन बोलते हैं। दूसरा है आपका एसाइलेशन, इसका फॉर्मूला RCOCl, तो COCl जो होता है इसी को बोलते हैं एसिल ग्रुप या इसी को बोलते हैं एसिड हैलाइड है ये, तो इसीलिए इसमें ये जाता है, इसीलिए इसका नाम एसाइलेशन। समझ आए? अब इलेक्ट्रोफिलिक करने का स्टेप होता है, करने का एक तरीका है। सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाइए। सेकंड स्टेप अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसको अटैक करवाइए। और तीसरा जो ओल्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल है उसको वहां से बाहर निकलवाइए। ठीक, तो ये बेसिकली करना है। दूसरा, ये F पर जब माइनस होता है तो उसको फ्लोराइड आयन बोलते हैं, Cl पर जब माइनस होता है तो उसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, Br पे जब माइनस होता है तो उसको ब्रोमाइड बोलते हैं। जब भी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो लास्ट में IUM ये लिखना कंपलसरी होता है। तो अब इसका नाम फ्लोरीन ना होके, फ्लोराइड ना होके, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोनियम, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोनियम, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोनियम और इसका नाम हो जाएगा आयोडीनियम। मतलब ये लोग जाएंगे। अच्छा, फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन और आयोडीनेशन सबको मिला के सीधे जाओ। तो इसमें तो क्लियर है, इसमें बेंजीन पर यही बैठेगा, इनमें से कोई एक बैठेगा। दूसरा कंसंट नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में जो बैठने जाता है वो बैठेगा NO2, ये NO2 बैठने जाएगा। और सल्फोनेशन में बैठने जाता है SO3H। बैठने कौन जा रहा है वो ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर बेंजीन गया तो एक प्रोडक्ट बनेगा और अगर इसका डेरिवेटिव गया तो दो बनेगा, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। समझ आया? चलो इतना।